चलो स्टार्ट करें। करें स्टार्ट। यस सर। देखो पिछली क्लास में हमने स्पेक्ट्रम के बारे में देखा है। क्या होते हैं स्पेक्ट्रम? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में बात कर रहे थे हम। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम कैसे शो होगा, कैसे हम फील करेंगे कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम दिख रहा है। ठीक है, तो मैंने बताया था कि हम हाइड्रोजन को एनर्जी प्रोवाइड करते हैं तो उसका इलेक्ट्रॉन क्या होता है, लोअर लेवल से हायर लेवल पे चल जाता है। n=1 से वो किसी भी शेल में जा सकता है, डिपेंड करता है कि हम उसको कितनी एनर्जी दे रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे ऊपर है कि हमें इलेक्ट्रॉन कौन से शेल पर भेजना है। ठीक है, लेकिन अब वो वहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, अनस्टेबल होता है, क्योंकि वो उसका परमानेंट घर नहीं है। ठीक है, वहां पर वो 10⁻⁻6 टू 10⁻⁻8 टाइम सेकंड तक रुकेगा और वहां से वापस से वो लोअर लेवल पर आने की कोशिश करेगा। बेटा म्यूट हो जाओ, जो भी अनम्यूट हो जाओ। क्लियर? अगर वो हायर लेवल से लोअर लेवल पर आएगा तो बताओ क्या करेगा, वो एनर्जी को एमिट करेगा। समझ आ रहा है क्या होगा? एनर्जी एमिट होगी, क्योंकि बोहर ने क्या बोला था, बोहर ने बोला था कि एनर्जी एमिट होगी कब, जब हायर लेवल से लोअर लेवल पे आओगे। और एनर्जी एब्जॉर्ब होगी कब, जब लोअर लेवल से हायर लेवल पे आओगे। क्लियर है ना? तो एनर्जी वो एमिट करेगा, ये बात मान लिया आपने? सब आ गया समझ यस में? सर। कि जब वो हमने उसको एनर्जी दी तो वो लोअर लेवल से हायर लेवल पर चला गया, लेकिन वहां पर वो अनस्टेबल था तो वो कोशिश करेगा कि वापस से कम एनर्जी वाले शेल में आए। तो जब वो हायर से लोअर पे आएगा तो एनर्जी को क्या करेगा, एमिट करेगा। अब एनर्जी एमिट करेगा तो उसकी कुछ वेवलेंथ भी होगी, हमें फॉर्मूला पता है एनर्जी का, hc/λ। तो अलग अलग वेवलेंथ एमिट कर सकता है वो। ये तो हमारे ऊपर था कि हम किसी भी शेल में उसको भेजें। मान लो n=1 से हमने फिफ्थ शेल में भेज दिया उसको, लेकिन अब यहाँ से जब वो लोअर शेल में आएगा, वो 3 पे भी आ सकता है, 4 पे भी आ सकता है, 2 पे भी आ सकता है और 1 पे भी आ सकता है, किसी में भी आ सकता है वो। अब वो अलग अलग शेल में जाएगा तो अलग अलग एनर्जी एमिट करेगा ना, एनर्जी की वैल्यू अलग अलग होगी। होगी ना? ये तो सीखा है हमने एनर्जी के फॉर्मूले से। यस सर। कैसे निकलता है एनर्जी एमिट, एनर्जी एब्जॉर्ब? जिस लेवल से मान लो n=5 से वो n=1 पे आ रहा है, तो एनर्जी ऑफ 5 माइनस एनर्जी ऑफ 1 कर देंगे, तो ये क्या आ जाएगी हमारी, एनर्जी एमिट आ जाएगी। बोलो समझ रहे हो? समझ रहे हो? यस करा था ना ये सर। हमने। यस सर। एक्साइटेशन एनर्जी याद हो तो, एक्साइटेशन एनर्जी भी पढ़ा है हमने पिछली क्लास में, वो यही है। एनर्जी एमिट और एनर्जी एब्जॉर्ब भी पढ़ा है हमने बोहर मॉडल में, वो यही। तो अलग अलग एनर्जी वो एमिट करेगा कब, जब वो अलग अलग शेल में जाएगा। अलग अलग शेल में जाएगा तो अलग अलग वेवलेंथ होगी। जैसे इसकी वेवलेंथ मान लेता हूँ 1, इसकी मान लेता हूँ 2, इसकी मान लेता हूँ 3, इसकी मान लेता हूँ 4। तो अलग अलग वेवलेंथ भी एमिट करेगा ना वो। और अलग अलग वेवलेंथ एमिट करेगा तो अलग अलग कलर्स होंगे, और उन कलर्स को ही हम क्या बोलेंगे, स्पेक्ट्रम बोलेंगे। समझ आया? चमका कि नहीं? बोलो। समझा सर। यस सर। यस सर। समझा नहीं, चमका। लैंग्वेज सीखो मेरी, तब ज्यादा फील हो पाओगे, फील कर पाओगे। चमका? चमका बोलो ना। सर। चमका सर। चलो चलो, वेरी गुड। यहाँ तक सर सबने लिख दिया मस्त था? लाइट बल्ब जैसा चमका। अरे वेरी गुड, इसको ज्यादा ही चमकता है। चलो अब ये वाला पेज तो मैं छोड़ रहा हूँ, क्योंकि अब हमें डायग्राम बनाना है। आप भी पूरा एक पेज यूज करना, ठीक है? डायग्राम में हम ऐसे 7-8 लाइंस बना लेंगे। 1 2 3, साथ साथ बनाते जाओ। अभी तक भी बच्चे आ रहे हैं क्या? सो जाते हैं क्या दिन में? क्या दूसरी क्लास थी क्या? सर थोड़ा B1 मैं की बड़ी क्लास की लाइन, थी। B1 की थी, कोई नहीं।
ऐसी बड़ी बड़ी लाइंस बनाओ ताकि अच्छा सा डायग्राम बने। बेटा यहाँ तक आएगा आपके कल वाले एग्जाम में, तो ध्यान से पढ़ना आज की क्लास। ठीक है, आज की क्लास से 4-5 क्वेश्चन आएंगे, तो ध्यान से पढ़ना। ये मैंने लाइंस बनाई है, लाइंस नहीं है बेटा, शेल्स है। क्या है ये? शेल। ये n इक्वल टू 1, ये n इक्वल टू 2, ये n इक्वल टू 3, ये n इक्वल टू 4, ये n इक्वल टू 5, ये n इक्वल टू 6 और ये n इक्वल टू 7। और एक और ऊपर मैं एक और बना देता हूँ, n इक्वल टू इंफिनिटी। क्लियर? क्या बनी है? शेल्स बने। हमारा हाइड्रोजन का जो इलेक्ट्रॉन होता है कहाँ पर होता है? फर्स्ट शेल में होता है। फर्स्ट शेल से वो 7th पे भी जा सकता है, 6th पे भी जा सकता है, 5th पे भी जा सकता है, 4th पे भी जा सकता है, 20th पे भी जा सकता है, इंफिनिटी पे भी जा सकता है, किसी पे भी जा सकता है। क्या डिपेंड करता है कि हम उसको एनर्जी कितनी दे रहे हैं। क्लियर? बोलो। यस सर। चलो मान लो कि वो 7 पे गया। कहाँ गया वो? 7 पे गया। 7 पे गया और वो अगर फर्स्ट पर लौट कर आ रहा है, मैंने बताया था ना कि हमने उसको एनर्जी दी, तो वो 7 पे चला गया। 7 से अगर वो फर्स्ट पे लौट कर आ रहा है ना, या फिर 6 से अगर वो फर्स्ट पे लौट कर आ रहा है, या फिर 5 से फर्स्ट पे लौट के आ रहा है, मतलब कोई से भी शेल में हो इलेक्ट्रॉन, लेकिन जब वो लौट के आए तो फर्स्ट पे आए। कहाँ है वो? फर्स्ट पे। तो उस सीरीज को हम बोलेंगे लाइमन सीरीज। सर आपकी आवाज नहीं आ रही है। माइक ऑफ। हेलो सर। बच्चों 1 मिनट रुकना, मेरा आईपैड डिस्कनेक्ट हो गया शायद। इतने देर से आप ज्वाइन होते हो तो बार बार डिस्कनेक्ट। आवाज आ रही है अब? यस सर। यस सर। बोलो। यस सर। यस सर। आवाज आ रही है? बार बार यस लेफ्ट मत सर। हो यार, आईपैड हैंग होने लग गया है। आप लेफ्ट होते हो, ज्वाइन करते हो तो। वीडियो ऑन कर लो। आज वीडियो ऑन नहीं करवाया मैंने किसी से, तब वीडियो ऑन करो सबसे पहले। फास्ट। जल्दी करो, जल्दी करो। श्रेया, रिदम, पार्थव। स्क्रीन शो हो रही है? ये डायग्राम सब बनाओ। हमने 7 लाइंस बनाई है। ये लाइंस नहीं है मेरे दोस्त, ये क्या है? ये शेल्स है किसके? हाइड्रोजन के। ठीक है। अगर हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन को हम किसी भी शेल पे भेजे, वो तो हमारे ऊपर है। आवाज आ रही है मेरी क्लियर? यस सर। है ना? लेकिन ये उसके ऊपर है कि वो कौन से शेल में लौट कर जाना चाहता है। हायर से लोअर में आना चाहता है ना वो, लेकिन उसके ऊपर है कि वो कौन से शेल में आना चाहता है। अगर वो हायर लेवल से फर्स्ट शेल में आ रहा है, n इक्वल टू 1 में आ रहा है, तो उसको हम क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज बोलेंगे। क्या बोलेंगे? लाइमन सीरीज। मतलब हायर लेवल कोई सा भी हो, 7 हो, 6 हो, 5 हो, 4 हो, 3 हो, 2 हो, कुछ भी हो, अगर वो 1 पर लौट कर आ रहा है तो उस सीरीज को हम क्या बोलने वाले हैं? लाइमन सीरीज बोलने वाले हैं। बात समझ आई?
यस सर। बोलो, है ना। इसी तरह से अगर वो हायर लेवल से मैं दूसरे कलर से बना देता हूँ ताकि थोड़ा ठीक लगे। हायर लेवल से सेकंड शेल में आ रहा है, वो कहाँ आ रहा है, हायर लेवल से सेकंड शेल में, तो इस सीरीज का नाम भी डिफरेंट होगा, क्योंकि अब उसका जो लोअर लेवल है वो कौन सा हो गया है, सेकंड हो गया। उसको बोलेंगे हम बामर सीरीज। क्या बोलेंगे, बामर। ये साथ साथ बनाते जाना बच्चों, क्या बोलने वाले हैं इसको, बामर सीरीज। बोलो, समझ आया। मैंने ये बोला है कि इलेक्ट्रॉन को हम हायर लेवल पे किसी पे भी भेज सकते हैं, वो हमारे ऊपर है, लेकिन ये उसकी मर्जी है कि वो लोअर लेवल में कहाँ आना चाहेगा। अगर वो n=1 में आता है तो उसको हम बोलने वाले हैं लाइमन सीरीज, और अगर वो n=2 पर आता है, सेकंड शेल पे आता है, तो उसको हम क्या बोलने वाले हैं, बामर सीरीज। क्लियर है, क्लियर है। अगर वो n=3 पर लौट कर आता है, कहाँ आ रहा है वो, n=3 पर, तो उसको हम बोलेंगे पाश्चान सीरीज। ये कौन सी सीरीज बनी है, रेड कलर की पाश्चान सीरीज। ये कलर में इसको रिलेट मत करने लग जाना कि पाश्चान सीरीज में आएगा तो रेड कलर बनाएगा, ये जो मेरे पास अवेलेबल है वो डिफरेंट कलर में यूज कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पर बनेगी पाश्चान सीरीज। समझ आया ना कैसे हमने 3 सीरीज के नाम याद किए, लाइमन, बामर एंड पाश्चन। क्लियर। Yes, sir. नेक्स्ट आ रही है, अगर वो हायर से फोर्थ पे आता है, हायर से, इसको भी डिफरेंट कलर से बनाता हूँ। अगर 4 पे आ रहा है तो उसको बोलेंगे हम ब्रैकेट सीरीज, ब्रैकेट सीरीज। ठीक है, जल्दी जल्दी बनाओ क्योंकि ये सीरीज के नाम ही याद रखने हैं, आप मेथड तो समझ ही गए हो। अगर वो n=5 पर आ रहा है हायर लेवल से, हायर लेवल कुछ भी हो सकता है, 10 भी हो सकता है, 20 भी हो सकता है, तो इसको बोलते हैं फंड सीरीज। पी फंड मत पढ़ना, इसको फंड पढ़ना, फंड सीरीज। क्लियर। अगर वो 7 पे आ रहा है, कहाँ आ रहा है, सॉरी 6 पे आ रहा है हायर लेवल से, तो उसको बोलेंगे हम हम्प्री सीरीज, हम्प्री सीरीज। बना, ये अलग अलग सीरीज के नाम हमको याद रखने हैं, मैं आपको एक कोड बताऊंगा जो आपको इजीली याद करवा देगा। ठीक है, अभी तो जल्दी से लिखो, ये इनके मीनिंग में समझाता हूँ। सर हाँ बेटा। वो थर्ड वाले सीरीज में लास्ट मतलब वो जो नाम है वो पाश्चान है या पाश्चान है, आर। बेटा कुछ भी आपकी मर्जी हो वो करो, आप स्पेलिंग सही लिखना, बस जो बोलना है बोल लो। पाश्चान नहीं सीरीज वही बोलते हैं मैं इसको, पाश्चान। स्पेलिंग के लिए पूछ रही हूँ, एन पी ए ए आर। एस PASCHAN, एन हो। ठीक है, पाश्चान सीरीज, ब्रैकेट, फंड एंड हम्प्री। हम्प्री अच्छा नाम है ना, लिख लिया, लिख लिया। Yes, sir. sir. समझ आया ना, ये क्या ड्रॉ किया है हमने, ये रंगोली नहीं बनाई है, ये हमने क्या ड्रॉ किया है, ये इलेक्ट्रॉन हायर लेवल से लोअर लेवल पर आ रहा है, कहाँ आ रहा है, हायर से लोअर पे,
n इक्वल टू 1 पे आता है तो लाइमन सीरीज, n इक्वल टू 2 पर आता है तो ब्रैकेट सीरीज, n इक्वल टू 3 पे आता है तो पास्चन एंड सो ऑन। क्लियर। अब मैं ना यहाँ पर दो टर्म्स डिफाइन कर रहा हूँ, एक है n1 और एक है n2। n1 क्या है? n1 है हमारा लोअर एनर्जी शेल, लोअर एनर्जी शेल। हमेशा ये नोटेशंस याद रखना है हमें। n1 क्या होगा? लोअर एनर्जी शेल। n2 क्या होगा? n2 होगा हायर एनर्जी शेल, हायर एनर्जी शेल। क्लियर, याद रह जाएंगे? बोलो। अब मुझे बताओ लाइमन के लिए n1 क्या होगा? लाइमन के लिए n1 हमेशा 1 होगा ना, लोअर एनर्जी शेल, तो लाइमन के लिए n1 इक्वल टू क्या होगा? 1। हमेशा इलेक्ट्रॉन का आएगा? फर्स्ट शेल में आएगा, तभी तो हम उसको लाइमन बोल रहे हैं। तो n1 की वैल्यू क्या होगी? 1। n2 कुछ भी हो सकता है, वो क्वेश्चन में दिया होगा। ठीक है, वो n1 की वैल्यू नहीं देने वाला है हमें, n1 की वैल्यू हमें उसके नाम से पता करनी है। अगर वो ब्रैकेट बोले तो n1 हो जाएगा 2, अगर वो लाइमन बोले तो n1 हो जाएगा 1, अगर वो पाषाण बोले तो n1 क्या हो जाएगा? 3। बात समझ आई? बोलो। Yes, sir. Yes, sir. बताओ ब्रैकेट के लिए n1 क्या हो जाएगा? ब्रैकेट के लिए n1 हो जाएगा 2, पाषाण के लिए n1 क्या हो जाएगा? 3। ब्रैकेट क्या, सॉरी बामर बोल लिया, ब्रैकेट वही बोल सर लिया गलती से, कंफ्यूजन हो गया बामर बीच है वो। में। n1 इक्वल टू 4, n1 इक्वल टू 5, n1 इक्वल टू 6। समझ आया ना n1 क्या है? हर एक सीरीज के लिए n1 अलग अलग होगा, वो कभी भी आपको नाम नहीं देने वाला है कि लोअर शेल कौन सा है, वो सिर्फ उस सीरीज का नाम बताएगा कि वो ब्रैकेट सीरीज है। तो आपको एनर्जी, लोअर एनर्जी शेल आपको पता चल जाना चाहिए कि ब्रैकेट सीरीज के लिए n1 क्या होगा? 4 होगा। क्लियर है? n2 तो कुछ Yes, भी हो sir. सकता है ना, वो हमारे ऊपर है। n2 की वैल्यू वो क्वेश्चन में देगा कि वो फिफ्थ शेल से लाइमन सीरीज में, तो मतलब वो फिफ्थ से कहाँ आ रहा है? फर्स्ट शेल में आ रहा है। तो n2 की वैल्यू कुछ भी हो सकती है। क्लियर। Yes, sir. यस सर। अब देखो, जो पहली लाइन है ना, उसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लाइन। मैं यहाँ पर लिख देता हूँ इसको इस तरह से। ये जो पहली लाइन है ना, इसको मैं बोल रहा हूँ फर्स्ट लाइन। क्या बोल रहा हूँ मैं? फर्स्ट लाइन। इसको है ना अल्फा लाइन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे? अल्फा लाइन। ये लाइंस के नाम है। तो वो बोलेगा फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज बताओ। तो फर्स्ट लाइन ऑफ बामर सीरीज क्या हो जाएगी? जब n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 2 में इलेक्ट्रॉन आ रहा है। समझ रहे हो? फर्स्ट लाइन ऑफ लाइमन सीरीज क्या होगी? जब वो n इक्वल टू 2 से n इक्वल टू 1 में आ रहा है। समझ रहे हो? ये होगी तो सेकंड लाइन। मतलब सेकंड फर्स्ट लाइन लाइन दिख रही है आपको? जो ये रहता है, सेकंड लाइन। फर्स्ट लाइन जो सॉरी रहता है वो गलत बस बना एक ही दिया। स्टेट में जा रहा है ना, वैसे है ना। हाँ हाँ हाँ, पहली लाइन मतलब फर्स्ट शेल से ऊपर वाली सीरीज से आ गया। सेकंड लाइन कौन होगी? सेकंड लाइन ये दिख रही है आपको, जब वो थर्ड से फर्स्ट में आ रहा है। कहाँ से आ रहा है वो? थर्ड से फर्स्ट में। इसको बीटा लाइन भी बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसको? बीटा लाइन। दिख तो रहा है ना बेटा? थोड़ी कम जगह है, इसलिए मैं छोटा छोटा लिख रहा हूँ। दिख रहा है ना? Yes, sir. Yes, sir. बोलो। Yes, sir. थर्ड लाइन दिख रही है आपको? थर्ड लाइन, ये थर्ड लाइन। जब वो थर्ड लाइन किसको बोलेंगे? जब वो n इक्वल टू 4 से n इक्वल टू 1 में जा रहा है, उसको थर्ड लाइन बोलेंगे। इसको गामा लाइन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गामा लाइन। फोर्थ लाइन दिख रही है? फोर्थ लाइन, फोर्थ लाइन, ये फोर्थ लाइन। इसको डेल्टा लाइन भी बोलते हैं, डेल्टा लाइन। तो वो डायरेक्ट लाइन भी बोल सकता है कि आप मुझे सेकंड लाइन बताओ लाइमन सीरीज की। तो सेकंड लाइन का क्या मतलब है कि n इक्वल टू 3 से n इक्वल टू 1 में जा रहे हैं, मतलब n1 की वैल्यू तो लाइमन के लिए 1 ही, और n2 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ आ रहा है? बोलो। Yes, sir. समझ आ रहा है। Yes, sir.
अब मुझे ये बताओ कि ब्रैकेट सीरीज के लिए अल्फा लाइन कौन सी होगी, n2 n1 की वैल्यू बताओ ब्रैकेट सीरीज के लिए, n2 n1 अल्फा लाइन के लिए। n2 क्या हो जाएगा 5, N5 to N4. n1 क्या हो N2 जाएगा 5. 4, n2 5 n1 4। ये है ना हमारी अल्फा लाइन, ये हमारी अल्फा लाइन है, ये हमारी बीटा लाइन है, ये हमारी गामा लाइन है। क्लियर। इसी तरह से ये अल्फा है, ये बीटा है, ये गामा। अब बच्चों यूं मत सोचना कि हम्प्री में सिर्फ एक ही लाइन होगी, क्या हम्प्री में भी हजारों लाइनें हो सकती है। हमारी लिमिटेशन है ना कि हम इतना बड़ा ही डायग्राम बनाए, पूरे दीवार पे बना के दिखाऊं क्या, नहीं ना। तो ये नहीं है कि हम्प्री में एक ही लाइन है, हम ड्रॉ एक ही किए हैं लेकिन उसमें भी बहुत सारी लाइनें हो सकती है। लेकिन पहली लाइन को हम हमेशा क्या बोलेंगे, अल्फा लाइन। जैसे ये अल्फा लाइन, ये बीटा लाइन है, ठीक है, ये डेल्टा लाइन है, समझे। ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, समझे। फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, थर्ड लाइन, फोर्थ लाइन भी यूज कर सकता है वो, अल्फा बीटा डेल्टा गामा सब यूज कर सकता है वो। समझ आ गई नोटेशन, बोलो। Yes, sir. yes sir, Yes. अब ये Sir, n एक बार इक्वल फिर टू से 1 to समझाएंगे n इक्वल टू 6 कैसे याद करोगे, कोड लिख लो इसका एक। क्या बोल रहे हो बेटा। सर एक बार फिर से समझाएंगे नोटेशंस। देखो फर्स्ट लाइन कौन सी होगी, जैसे लाइमन के लिए n1 की वैल्यू पता चल गई ना आपको, लाइमन के लिए n1 की वैल्यू क्या होने वाली है 1। तो फर्स्ट लाइन कौन होगी, जो उससे सबसे करीब वाले शेल से इलेक्ट्रॉन आ रहा होगा उसको फर्स्ट लाइन बोलेंगे। तो करीब वाला शेल कौन सा है, n इक्वल टू 1 के लिए n इक्वल टू 2, तो वो फर्स्ट लाइन होगी। तो ये फर्स्ट लाइन को हम क्या बोल रहे हैं, अल्फा लाइन। सेकंड लाइन क्या होगी, जब n इक्वल टू 3 से 1 में आएगा तो उसको बोलेंगे बीटा लाइन। थर्ड लाइन जब n इक्वल टू 4 से 1 में आएगा तो उसको बोलेंगे गामा लाइन या थर्ड लाइन, समझे अब। सर हाँ सर। मैं ये जो लाइन सीरीज है ना, तो मैं उसको ऐसा बोल सकता हूँ क्या, n1 n2 माइनस n1 इज इक्वल्स टू 1 रहेगा, तो फिर हमें वो अल्फा लाइन होएगा जो मतलब फर्स्ट लाइन है वैसा है। ऐसे ऐसे करके मैं कर सकता हूँ नहीं क्लासिफाई नहीं उसको। हाँ हाँ, वो आपके याद सर करने का नहीं कि तरीका है। हाँ। मैं आपको एक कोड लिखाता हूँ, मैं एक आपको कोड लिखाता हूँ, तो आपको हर सीरीज का n1 तो पता चल गया। जैसे आपको पता चल गया कि ब्रेक, सर आपकी आवाज नहीं आ रही ठीक से। सर आवाज नहीं आ रही है। बच्चों आईपैड फिर से डिस्कनेक्ट हो गया, 1 मिनट रुकना। आवाज आ रही है यस सर। यस सर। बच्चों, बार बार लेफ्ट मत हो, वो आईपैड की मेमोरी फुल हो गई है शायद, इस वजह से नाटक हो रहा है। एंट्री रोक दूं क्या मैं बच्चों के। डायग्राम दिख रहा है, हाँ डायग्राम बना लो, तब तक टाइम है आपके पास। अब गायब हो गए। सर आप हम लोग को सुन समझ सकते आ हो गया अभी? पूरा डायग्राम, समझ आया कि नहीं आया समझ आया सर। पूरा सर डायग्राम। मुझे क्या डाउट बोल रहे है आया। कि, पहले हो? वाले से जो अब्जॉर्प्शन और डिसकंटिन्यूस के बीच में डिफरेंस क्या स्पेक्ट्रम में? बेटा एब्जॉर्प्शन हमने पढ़ना ही नहीं है ना, हमें तो एमिशन पढ़ना है। यस सर, बट एब्जॉर्प्शन को हमने लेकिन डिटेल में नहीं डिफरेंस पढ़ा। क्या है? तो डिफरेंस आपने ये है थोड़ा कि सा तो एक, एब्जॉर्प्शन में हमें एक लिक्विड यूज करते हैं जिसमें कुछ कलर्स एब्जॉर्ब हो जाते हैं, एमिशन में ऐसा कुछ भी नहीं होता है, समझे। तो मतलब प्रोसेस डिफरेंट है ना, पर लेकिन थोड़ा रिजल्ट तो ऑलमोस्ट सेम ही आता है ना सर। मैं डिसकंटिन्यूस का मैंने एग्जांपल्स देखा, तो फिर हमें एब्जॉर्प्शन हाँ जैसे ही है ना वो ऑलमोस्ट। हाँ हाँ हाँ, डिसकंटिन्यूअस एब्जॉर्प्शन जैसा ही है, क्योंकि कुछ कलर मिसिंग होते हैं उसमें,
लेकिन वो एब्जॉर्ब नहीं होते, मिसिंग होते हैं। कि मान लो कि n=7 से वो डायरेक्ट 6 में ना आके 5 में आ गए, तो n=6 में आने वाला कलर मिसिंग हो गया ना। यस सर। समझे कि वो एक शेल को जंप करके डायरेक्ट n=6 से वो थर्ड में आ गया, तो 5 और 4 वाला कलर मिसिंग हो गया ना, तो उसको क्या बोलेंगे, डिसकंटिन्यू। क्लियर। यस सर। अब वो एब्जॉर्प्शन, तो ना एब्जॉर्प्शन में तो हमने एक लिक्विड यूज किया था जिसमें एब्जॉर्प्शन हो रहा था। हम जो चाह रहे थे उसी तरह का लिक्विड यूज करते कि हाँ ये कलर की वेवलेंथ इस रेंज में होगी और ये वेवलेंथ को वो एब्जॉर्ब कर लेगी, तो वो एब्जॉर्प्शन होगी। एमिशन में ऐसा नहीं है, ठीक है। एमिशन के पार्ट है कंटिन्यूस और डिस्कंटिन्यूस। क्लियर। यस सर। सर कर दो, ये समझ आया क्या डायग्राम? एक सर और बार समझाने की जरूरत तो नहीं? हाँ बेटा बोलो। सर हमने पढ़ा था कि हम जो भी एनर्जी एमिट जो हम देते हैं मतलब, और जो फिर आता हाँ है मतलब समझो, इलेक्ट्रॉन को हमने n1 से n6 पे लेके गए, तो हमने पढ़ा था हाँ कि अगर एनर्जी हमने दिया तो वही एमिट करेगा भी वो, लेकिन फिर हमने अभी पढ़ा है कि वो n6 से n2 में भी जा सकता है, 3 में जा सकता है, तो वो कैसे सर? अरे बेटा, हमने एनर्जी उसको दी तो वो n1 से 6 में गया ना। कहाँ से गया? हाँ, n1 से 6 में। उसको अब उसके n6 से ऊपर है वापस कि वो n1 फाइव में में चाहिए था आएगा ना। कि अगर वो, जैसे मान लो मैंने n=1 से n=6 में उसको भेज दिया, अगर वो यहाँ से यहाँ तक गया उसने एनर्जी की x, और यहाँ से वापिस से यहाँ आएगा तब भी वो एनर्जी x ही एमिट करेगा, ये बोला है मैंने। लेकिन अगर वो 6 से 5 में जाए तो डिफरेंट एनर्जी एमिट करेगा ना। 5 से 6 हाँ से 4 में जाए। हाँ क्या बोल रहे हो बेटा? क्या कंफ्यूजन हाँ, है? मैं बताता लेकिन हूँ सर आपको क्या कंफ्यूजन। कन्वर्सेशन ऑफ एनर्जी। हाँ अरे बेटा, अभी भी उसमें एनर्जी होगी, वो एटलीस्ट आपको n=1 में आएगा थोड़ी देर बाद, लेकिन वो अच्छा, ओके। सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आएगा ना, सीढ़ियाँ हाँ, चढ़ते ओके हुए सर। आएगा वो। ऐसा तो ना है मेरे को कि लगा कि वो हमने उसको ऊपर से एन नीचे फेंक दिया डायरेक्ट, वो वापस से ऊपर चढ़ेगा तो सीढ़ियाँ चढ़ के तो आएगा, उड़ के तो आ नहीं सकते। क्लियर। वो हाँ स्टेप वाइज सर। आएगा। अब वो जिस स्टेप पे भी रुकेगा तो आधी एनर्जी उसने वहां खर्च कर दी, फिर वहां से वापस से वो नीचे आया, तो यही तो हो रहा है देखो। 7 से वो हाँ पहले सर। मान लो 6 पे आ गया, 6 से वो 5 पे आ गया, 5 से 4 पे आ गया, 4 पे अगर वो सारे में एक एक स्टेप आएगा तो सारे कलर शो करेगा। लेकिन अगर वो 7 से 5 में आ गया तो 6 पे जो कलर शो होने वाला था वो नहीं हो पाएगा। समझे? ओके सर, समझा। समझे ना? यस सब सर। बच्चे समझे? यस सर। एक बार ये ब्रीफ डायग्राम में समझ बता आया? देंगे आप पूरा? मेरे को मतलब इतना कंफ्यूजन हो गया एक्चुअली, बस थोड़ा सा ब्रीफ में समझा देंगे क्या? हाँ अभी मैं बताता हूँ, एक कोड लिख लो ताकि आपको ये याद हो जाए, फिर मैं एक और बार रिवाइज करूँगा। ठीक है, ओके सर, इसका कोड लिख लो। थैंक्स लालू, लॉट कोई सर। लालू तो नहीं अपनी क्लास में जिसका घर पे नाम लालू हो? कोई नहीं है ना ऐसा? लालू के बापू, लालू के बापू का बीपी हाई। लालू मतलब लाइमन, बा मतलब बामर, पू मतलब पाषाण, का को ऐसे ही छोड़ दो, बीपी मतलब ब्रैकेट एंड फंड, एंड हाई मतलब हम। याद हो जाएगा। लालू के बापू का बीपी हाई, ये कोड है हमारा, याद रखना है। n=1 के लिए लाइमन, n=2 के लिए पामर, n=3 के लिए पाषाण, n=4 के लिए ब्रैकेट, n=5 के लिए फंड, n=6 के लिए हम। अब मैं रिवाइज करवा देता हूँ एक और बार, सब कान खोल के सुनना, आंखें खोल के सुनना, आंखें खोल के देखना। ठीक है, लिख लिया यस कि नहीं? सर। नहीं लिख लो चलो। ये मैं इरेज नहीं करता हूँ, नोट्स भेजूंगा ना। तो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में बता रहा था, के कुछ नहीं, स्पेक्ट्रम शो के कब इग्नोर। होगा? जब वो अलग अलग वेवलेंथ एमिट करेगा। ये इग्नोर करना है बेटा, सेंटेंस बनाना है ना। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम शो कब होगा? जब वो अलग अलग एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी एमिट कब होती है? जब वो हायर लेवल से लोअर लेवल में आएगा इलेक्ट्रॉन।
ऐसा तो नहीं है लोअर से हायर में जा रहा हो तब भी एमिट कर देगा, नहीं ना, हमेशा एब्जॉर्ब करेगा। तब एनर्जी एब्जॉर्ब करना हमारे ऊपर है कि उसको कितनी एनर्जी देनी। मतलब हमने उसको n=8 पे पहुंचा दिया, लेकिन वो उसकी मर्जी है कि वो कितनी स्टेप में नीचे आता है। नीचे आएगा 8 से लेकर वो 5 में आया तो अलग वेवलेंथ एमिट करेगा, 8 से लेकर वो 6 में आया तो अलग वेवलेंथ एमिट करेगा, 8 से डायरेक्ट जंप मार के वो फर्स्ट में आ गया तो अलग वेवलेंथ एमिट करेगा। अलग अलग वेवलेंथ एमिट करेगा तो अलग अलग कलर शो होंगे। क्लियर? तो अब मैंने ये सीरीज बताई है आपको कि अगर वो इलेक्ट्रॉन कहीं पर भी हो हायर लेवल में, कहीं पर भी अगर वो लौट कर फर्स्ट शेल में आता है तो उस सीरीज को हम क्या बोल रहे हैं? लाइमन सीरीज बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? लाइमन सीरीज। गर्ल समझ आ रहा है? यस सर। अगर वो n=2 पर आ रहा है, n एक ही बच्चे को समझ आता है हमेशा, n=2 पर आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे बामर सीरीज। क्या बोलेंगे? बामर सीरीज। n=3 पर आ रहा है तो पास चांद, n=4 पर आ रहा है तो ब्रैकेट। हायर लेवल कुछ भी हो, अगर वो 4 पर आएगा तो हम ब्रैकेट ही बोलेंगे, उसको लाइमन मत बोल देना, फिर आपको लोग पता नहीं क्या क्या बोलेंगे। ठीक है? n=5 पर आएगा तो क्या बोलोगे? फंड सीरीज बोलोगे। क्या बोलोगे? फंड सीरीज। n=6 पे आएगा तो क्या बोलोगे? हम्फ्री सीरीज। मतलब हायर लेवल पे भेजना हमारी जिम्मेदारी, लोअर लेवल पे आना उसकी मर्जी। ठीक है? अच्छा मतलब तो उसको जितना एनर्जी दिया सर, मतलब अगर हाँ, हमने उसको बहुत 8 एनर्जी तक इकट्ठी भेज दिया। होगी। आपको पापा ने बताओ लोनावला जाओ, अरे सुनो, आप आपके पास जाओ लोनावला क्या हो, आपको दे दिया उन्होंने 20,000 रुपए। अब 20,000 रुपए आप थोड़ी थोड़ी जगह पे खर्च करते हुए घर लौटोगे ना वापिस, है ना? वही यस काम है। सर। आपको बहुत सारे पैसे दे दिए, आपका काम है उनको खर्च करना। हमने इलेक्ट्रॉन को एनर्जी दे दी, उसका काम है लोअर लेवल तक आते आते वो एनर्जी को खर्च करना। जब वो जिस शेल से गया था उसी शेल तक नहीं आता तब तक उसकी एनर्जी 0 नहीं होगी। क्लियर? यस सर। इससे हमने पे उसको दोनों भेजा। में n1 क्या होगा? आवाज आ रही है? हाँ सर आवाज आ रही है। हाँ, ये हाँ सर आवाज आ बोलो, रही है वापिस आपकी। बोलो। हाँ सर मैं बोल रहा था कि अगर हमने तो उसे जिस शेल से भेजा है ऊपर, वो नीचे आते आते आपने बोला उसकी एनर्जी तब तक 0 नहीं होगी जब तक वो वापस उस शेल पे नहीं आता। वो उसी लेकिन शेल में नहीं सर आ जाए। हाँ, हाँ। मतलब वो उससे पहले। ओके। अरे बेटा, आपके पापा ने हाँ सर आपको बीस समझ गया। हजार रुपए दिए, आपने लोनावला में ही सारे खर्च कर दिए तो लोनावला में ही अटक जाओगे ना, आपके पास तो किराया ही नहीं है घर आने का, है ना? तो वो हाँ भी तो अक्लमंद होगा ना, इलेक्ट्रॉन भी वो धीरे धीरे करके एनर्जी एमिट करेगा। एनर्जी एमिट करेगा क्योंकि उसको उसके घर है। वो भी मान लो नावला से पनवेल रुक गया, पन से फिर अंधेरी रुक गया, अंधेरी से भी गया। राइट? हाँ सर समझ समझे गया। अब? हाँ थैंक यू सर। गर्ल्स, चलें आगे? यस सर। चलो लोनावला चलते हैं। लोनावला के लिए आपको एक एजेंट चलना पड़ेगा, उस एजेंट का नाम है रिडबर्ग। क्या नाम है? रिडबर्ग। उसने एक फॉर्मूला दिया है लोनावला जाने के लिए, रिडबर्ग फॉर्मूला। आप यूज करोगे ओनली फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम। आगे चल के बहुत सारे स्पेक्ट्रम पढ़ोगे नहीं, शायद आप इसके आगे पढ़ना चाहिए। आवाज जा रही है? लिखो रिडबर्ग फॉर्मूला। यस सर। यस यस सर। सर। बोलो। हाँ बेटा।
सर की आवाज आ रही है क्या? नहीं यार No. बंद हो गई सर ठीक से नहीं आ रही है। सर लैग हो आ, एक मिनट रुकना बच्चों, है ना, मैं ट्राई कर रहा हूँ वापस। हेलो, आ रही है अब आवाज? यस सर। हाँ सर आ रही है। यस सर आ रही है आवाज? सर एक और है। फॉर्मूला लिखे ना। हेलो, यस सर। चलो स्टार्ट करते हैं रेडबर्ग फॉर्मूला। आवाज नहीं आ रही है बच्चों? सर आवाज आ आ रही रही है है। सर, आपकी आवाज आ रही है। क्लियर आ रही है? हाँ यस सर सर। क्लियर आ रही है। रेडबर्ग फॉर्मूला। ठीक है, ये किसके लिए यूज करने वाले हैं? फॉर एमिशन स्पेक्ट्रम ओनली। करते रहना, थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आज इंटरनेट में। N1 इक्वल टू हम क्या लेंगे हमेशा? ग्राउंड स्टेट। ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। और N2 क्या लेंगे हम? हायर स्टेट। अब ग्राउंड स्टेट आप N1 इक्वल टू हमेशा 1 नहीं लेंगे, है ना। उस सीरीज के लिए क्या ग्राउंड स्टेट है वो लेंगे। N2 हायर स्टेट जो कि क्वेश्चन में दी होगी, या फिर वो बोल सकता है फर्स्ट लाइन, सेकंड लाइन, अल्फा लाइन, गामा लाइन, कुछ भी। क्लियर? अब ये फॉर्मूला डायरेक्ट आपको याद रखना है, ये होता है न्यू बार। न्यू बार को हम बोलते हैं वेव नंबर। क्या बोलते हैं? वेव नंबर। वेव नंबर। इसकी वैल्यू जो होती है वो 1/λ के बराबर होती है, इक्वल टू RZ² 1/² N1² माइनस 1/N2²। ये हमारा फॉर्मूला है।
ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, अभी जो आप पढ़ने वाले, अभी जो कल एग्जाम देने वाले हो ना उसमें भी आएगा, तो ध्यान रखना। रेडबर्ग फॉर्मूला क्या होगा, न्यू बार मतलब वेव नंबर इक्वल टू 1/λ, ये तो हमने पहले से पढ़ रखा है वेव नंबर। वो उसका क्या फॉर्मूला है, rg² / 1 - n1² माइनस 1/n2²। n1 क्या है हमारा लोअर शेल, n2 क्या है हमारा हाइट। क्लियर। अब यहाँ पे ये r क्या है, r को यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट में मान ले, कंफ्यूज रहते हैं क्योंकि r हमारा यहाँ पे रेडबर्ग कांस्टेंट है, रेडबर्ग कांस्टेंट जिसकी वैल्यू होने वाली है 109677, है ना। इसको आप, अगर आपके आंसर बिल्कुल बिल्कुल कम डिफरेंस वाले नहीं है, ज्यादा ज्यादा डिफरेंस में है चारों ऑप्शन, तो आप इसको 10⁵ भी यूज कर सकते हो। ये 10⁵ सेंटीमीटर इनवर्स इसकी यूनिट है। क्लियर। याद रह सर क्या जाएगा है फॉर्मूला, कांस्टेंट क्या है सर, वन 109677। 1,09,006 पॉइंट्स नहीं हाँ, है ना बीच में 1,09,000 पॉइंट नहीं है, टेन टू ओके सर। द पावर 5 सर यूनिट क्या है? सेंटीमीटर इनवर्स। लिख लिया। नो सर प्लीज वेट। तो सर अगर मैं इसको सेंटीमीटर इनवर्स से मीटर इनवर्स में कन्वर्ट करता तो हमें पॉइंट्स आ जाएगा ना सर? क्या जरूरत है बेटा, जो है वही याद कर लो ना, हमेशा सेंटीमीटर इनवर्स में ही यूज करनी। ठीक है। एनालिसिस ऑफ सीरीज, पहले हम देख रहे हैं लाइमन सीरीज। बताओ लाइमन सीरीज के लिए n1 इक्वल टू क्या होने वाला है 1, n2 इक्वल टू क्या हो, n2 मैं मान रहा हूँ अभी के लिए 2 है, तो उसमें हमें वैल्यू निकालनी है लेमडा की। किसकी वैल्यू निकालनी है, ये जो लेमडा दिया हुआ है ना, पहला मैं n इक्वल टू 2 के लिए ले रहा हूँ, तो 1/λ अल्फा। अल्फा किस लिए लिख रहा हूँ, क्योंकि ये फर्स्ट लाइन की वैल्यू है। कौन की वैल्यू है, फर्स्ट लाइन, जिसको हम अल्फा लाइन भी बोलते हैं। क्लियर। तो अल्फा आने वाला है, हाइड्रोजन के लिए यूज कर रहे हैं, तो 1² 1/n1 क्या है 1 माइनस 1/2²। बोलो कर सकते हैं ना, हाँ सर। बोलो। यस सर। तो यस 1/λ अल्फा की वैल्यू आ जाएगी यहाँ से 3r/4। तो लेमडा अल्फा की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेमडा अल्फा की वैल्यू आ जाएगी 4/3r, 4/3r। क्लियर। अब ये किसके लिए आया है, ये आया है हाइड्रोजन के लिए, हाइड्रोजन एटम के लिए। अगर मुझे हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए देखना है, तो क्या आ जाएगी 4/3r(z²। जी क्यों आया नीचे, क्योंकि यहाँ पर जी की वैल्यू क्या थी, कुछ भी हो सकती है, हीलियम के लिए 2, लिथियम के लिए 3, तो अपॉन में ही आएगा ना जी। ये किसके लिए हो गया हमारा, ये हो गया हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए। बोलो क्लियर है। यस सर क्लियर। अगर लाइमन के लिए आपको सेकंड लाइन के लिए निकालना है तो क्या करेंगे, नोट करो पहले, ये सेकंड लाइन के लिए भी निकालते हैं। किया नोट। यस सर।
सर 1/लैम्डा बेटा अल्फा मतलब स्क्रीनशॉट यहाँ ले लो, पे स्क्रीनशॉट ले लो, टाइम नहीं है बिल्कुल। हाँ बोलो बोलो। सर 1/लैम्डा अल्फा का मतलब यहाँ पे ये है कि सेकंड कि जो वेवलेंथ मतलब है वो अल्फा लाइन की है, वेवलेंथ जो है वो अल्फा लाइन की, मतलब जब 2 से 1 पे आएगा ना तब की, ओके समझे? हाँ अब देखो सेकंड में देख रहा हूँ, सेकंड लाइन, सेकंड लाइन का क्या मतलब है, जिसको हम बीटा लाइन भी बोलते हैं। बीटा लाइन का क्या मतलब है, N1 तो लाइन 1 के लिए हमेशा 1 ही रहने वाला है, N2 क्या हो जाएगा, N2 हो जाएगा 3। ठीक है, फॉर्मूले में रखते हैं, देखो अब मैं इसको क्या लिखूंगा, 1/लैम्डा बीटा R 1 का स्क्वायर, क्योंकि हाइड्रोजन के लिए निकाल रहे हैं, 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/3 का स्क्वायर। तो यहाँ से लैम्डा बीटा क्या आ जाएगा, लैम्डा 9/8। बोलो। यस सर ये किसके लिए हो जाएगा, ये हाइड्रोजन एटम के लिए हमें लैम्डा हाइड्रोजन लेकर 9/8। अब ये मत करने बैठ जाना, सर आपकी आवाज सिंपली हम ठीक से नहीं आ रही है, कट इस कट कर आ रही है। जो रेडबर्ग फॉर्मूला है, सभी के साथ कट कट के आ रही है क्या? यस सर। यस सर। एक मिनट बेटा, मैं मोबाइल से कनेक्ट कर लेता हूँ थोड़ा। अब क्लियर है? यस सर। हेलो, अब पहले से क्लियर है कि उससे भी खराब हो गई है? सर क्लियर है। चलो, ये हाइड्रोजन लाइक एटम के लिए हो गया। अब ऐसा मत करने लग जाना कि आप सभी सीरीज के अल्फा लेम्डा बीटा याद करने लग जाओ, है ना? किसी भी सीरीज के लिए हम निकाल सकते हैं। बोलो क्लियर है? यस सर। अब एक यहाँ पे नई टर्म में दिखा रहा हूँ आपको, सर समझना। आरजेड स्क्वायर नया जो में टॉपिक है, आरजेड स्क्वायर में वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके आंसर नहीं देना होगा हमें? बेटा वो तो वैल्यूज आपको क्वेश्चन में दिखेगी ना, अभी क्वेश्चन भी करेंगे, है ओके ना? अभी तो मैं सिर्फ ये आपको सीरीज समझा रहा हूँ कि कैसे फॉर्मूले का यूज करना है। ठीक है, ओके सर क्वेश्चन के ऊपर है वो, तो कभी यूज करोगे कभी नहीं करोगे। ये अभी तक सारा नेक्स्ट टॉपिक है लाइनेंसी के लिए है शॉर्टेस्ट ना? एंड लॉन्गेस्ट। हाँ हाँ हाँ, शॉर्टेस्ट एंड लॉन्गेस्ट वेवलेंथ। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ क्या होगी बताओ? देखो हमने अभी एक फॉर्मूला पढ़ा था प्लांक्स क्वांटम थ्योरी में, E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, E इक्वल टू एस सी बाई लेमडा, राइट? मतलब अगर एनर्जी ज्यादा है, एनर्जी को मैं डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल बोल सकता हूँ वेवलेंथ के। यस। यस सर मतलब एनर्जी ज्यादा है तो वेव कम होगी, वेवलेंथ ज्यादा है तो एनर्जी कम होगी। क्लियर? मेरा जो टॉपिक है वो है शॉर्टेस्ट एंड वेवलेंथ, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, है ना? इस चीज को समझना बच्चों, अभी तक काफी इंटरनेट की वजह से दिक्कत आ गई है, ध्यान से पढ़ना, है ना? एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से यहाँ पर, और एक इलेक्ट्रॉन आ रहा है यहाँ से यहाँ पर, इस चीज को समझना। सबसे इसमें शॉर्टेस्ट और लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कौन सी होगी? हमें तो एनर्जी के टर्म में समझ आता है। देखो हायर से, बहुत ऊपर से नीचे आ रहा है तो एनर्जी ज्यादा इसकी हाँ होगी, सर यस सर। और एनर्जी कम इसकी होगी, क्योंकि ये कम एनर्जी गैप से आ रहा है, ये एनर्जी कम है। तो इसकी वेवलेंथ क्या होगी, इसकी वेवलेंथ कम होगी कम कम होगी, और होगी। इसकी वेवलेंथ ज्यादा। ज्यादा होगी। ज्यादा होगी नीचे वाली मतलब लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब एनर्जी लॉन्गेस्ट वेवलेंथ किसी भी एनर्जी सीरीज के लिए शॉर्टेज कब होगी। होगी? हाँ हाँ, जब एनर्जी शॉर्टेस्ट होगी। तो लॉन्गेस्ट वेवलेंथ में क्या बोल सकता हूँ, लाइमन के लिए, जैसे मुझे लॉन्गेस्ट वेवलेंथ निकालनी, किसके लिए? लाइमन के लिए। मैं पहले निकाल रहा हूँ लॉन्गेस्ट वेवलेंथ, किसके लिए? लाइमन के लिए, फॉर लाइमन।
तो लाइमन के लिए n1 क्या होता है 1। अब एनर्जी सबसे कम कब होगी, जब n2 क्या लें हम 2 लें। बोलो समझ आया, Yes, sir. बोलो। डेल्टा ई कब Yes, sir. मिनिमम होगा, डेल्टा ई मिनिमम तब होगा जब 2 से 1 में जाएगा लाइमन के लिए, समझ रहे हो। तो 1 अपॉन लेमडा लॉन्गेस्ट ऐसा लिख सकता हूँ ना मैं, वो क्या होगा, वही होगा R1 का स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/2 का स्क्वायर, वही आ जाएगा। लेमडा लॉन्गेस्ट क्या आ जाएगा, लेमडा लॉन्गेस्ट आ जाएगा 4/3। बोलो क्लियर है, बोलो। Yes, Yes, sir. sir. सर वहाँ Clear. पर आपने डेल्टा एनर्जी लिखा है ना। हाँ डेल्टा ई है ना बेटा, डेल्टा ई मतलब एनर्जी गैप, एनर्जी चेंज कितनी वही होगी। सर, उसके बाजू में कुछ ना कुछ लिखा था, मुझे समझ में नहीं आया क्या लिखा। मिनिमम मिनिमम मिनिमम, ये मिनिमम होगी तभी तो वेवलेंथ मैक्सिमम होगी, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है ना। Yes, sir. समझ आ रहा है ना बच्चों, दिक्कत तो नहीं आ रही इंटरनेट की अभी भी, नो नहीं सर, sir, नॉट No, समझ sir. में आ रहा है। समझ आ रहा है बच्चों। Yes, Yes, sir. yes, sir. हाँ सर। चलो नोट किया, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ क्या होगी। सर बस एक बार Yes, पिछला sir. पेज चाहिए सर, स्क्रीनशॉट लेना नहीं। ये लो, यस सर, डन। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ देखना, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ, शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब होगी, जब हमारी जो एनर्जी चेंज है वो मैक्सिमम हो। मैक्सिमम कब होगा, जब इनफाइनाइट से वो ग्राउंड स्टेट में आए ऑफ दैट सीरीज, राइट। इनफाइनाइट से आएगा मतलब, इनफाइनाइट तो पता ही नहीं ना कहाँ से आ रहा है इलेक्ट्रॉन, तो वहां से यस सर। आएगा तो वो एनर्जी मैक्सिमम एमिट करेगा। एनर्जी मैक्सिमम एमिट करेगा मतलब n1 हम क्या ले रहे हैं लाइमन के लिए, फॉर लाइमन बोल रहा हूँ मैं, n1 हमेशा 1 मत लेने ना, ओनली लाइमन के लिए होगी n1 = 1। n2 क्या होगा, n2 होगा इनफाइनाइट। क्लियर क्लियर, यस वो सर। इन्फिनिट Yes, होगा। sir. Yes, sir. Yes, sir. हाँ इन्फिनिटी। अब मैं यहाँ पे रेडबर्ग फॉर्मूला लगा रहा हूँ, 1/λ शॉर्टेस्ट लिख रहा हूँ, इसको क्या लिख रहा हूँ, 1/λ शॉर्टेस्ट। यहाँ पे r हाइड्रोजन के लिए निकाल रहा हूँ तो 1 स्क्वायर 1/1 का स्क्वायर माइनस 1/∞ का स्क्वायर। इन्फिनिटी का स्क्वायर क्या होगा 0, 1/∞ 0, Yes. तो ये पूरी टर्म क्या होगी 1, ये पूरी टर्म 1 हो गई। तो लेमडा शॉर्टेस्ट क्या आएगा फॉर हाइड्रोजन, लेमडा शॉर्टेस्ट आ जाएगा 1/r के बराबर। बोलो क्लियर है, Yes, sir. ये लाइमन के लिए कर रहे हैं बेटा है ना। Yes, sir. लॉन्गेस्ट वेवलेंथ शॉर्टेस्ट वेवलेंथ समझ आ गया ना। ये ध्यान रखना कि जो एनर्जी होती है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है वेवलेंथ के। एनर्जी मैक्सिमम कब होगी, जब वो इनफाइनाइट से ग्राउंड स्टेट में आएगा तब, ठीक है। तो उसके लिए हम लेमडा शॉर्टेस्ट निकाल सकते हैं, एनर्जी मैक्सिमम के लिए लेमडा शॉर्टेस्ट निकलेगी और एनर्जी मिनिमम के लिए लेमडा लॉन्गेस्ट निकलेगी। क्लियर, यस सर। नोट किया है ये, सर एक नो मिनट सर। पिछला पेज दिखाऊं। ये लो बेटा जल्दी नोट करो, नोट किया स्क्रीनशॉट ले लो ले लिया सर। बेटा। खत्म करना है ये टॉपिक, ये एग्जाम में आ रहा है कल, ध्यान से रिवाइज करना है इसका। देखो शॉर्टेस्ट वेवलेंथ के लिए सर मैं पिछला बता पेज देता हूँ स्क्रीनशॉट शॉर्टेस्ट, लेना है। अभी मैं दिलवा दूंगा बेटा। शॉर्टेस्ट वेवलेंथ कब निकलेगी, जब हमारा इलेक्ट्रॉन इन्फिनिटी से ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज आ रहा है। ग्राउंड स्टेट तो मैंने याद करवा दिया ना, लालू के बापू का बीपीआई, वो वाली यस ग्राउंड सर। स्टेट होगी, ठीक है। लॉन्गेस्ट वेवलेंथ कैसे आएगी, लॉन्गेस्ट वेवलेंथ आएगी जब
हम उससे एक, या फिर मैं बोलता हूँ डायरेक्ट, ये भी बोल सकता हूँ ना, फर्स्ट लाइन बामर के लिए क्या यस होगी बताओ? फॉर बामर, बामर के लिए फर्स्ट लाइन क्या होगी? 2 सर n1 इक्वल टू बामर के लिए 2 2। सर। अरे कहाँ से 2? फर्स्ट लाइन n1 तो 2, n2 क्या हो जाएगा 3, ये होगी फर्स्ट। 3 ठीक है, सेकंड लाइन क्या होगी? n1 तो 2 ही रहने वाला है ना, ये तो चेंज नहीं होगा बामर के लिए। n2 क्या हो जाएगा 4, ये सेकंड लाइन। 4 ये फर्स्ट लाइन, ये बीटा। गामा क्या होगा? गामा n1 इक्वल टू 3, सॉरी n1 इक्वल टू 2, n2 इक्वल टू क्या हो जाएगा 5। तो ये गामा 5 लाइन। क्लियर है? यस सर यस सर। स्क्रीनशॉट लो इसका, पिछला पेज है। यस जल्दी हाँ सर सर इसके पहले वाला क्वेश्चन भी एक करें बार हम? दिखाओ। इससे पहले वाला भी, ये भी मैं दूंगा। ठीक है, हो गया? सर जो आपने सर अभी अभी लिखा है उसका चाहिए। हाँ हाँ हाँ, बोलो बेटा। सर कल कौन सी एग्जाम है? कल बेटा शायद BB1 BB2 की एटॉमिक स्ट्रक्चर की एग्जाम है ना, कल नहीं है क्या? यस सर, कल है। सर है तो कल ही। हाँ, सर तो ये सब आएगा उसमें। बताया था, क्या बेटा? हमें बताया नहीं था। तो शायद BB2 का नहीं होगा, BB1 और BB1 का होगा। नहीं बताया तो नहीं होगा। ग्रुप में नहीं आएगा सिलेबस नो सर। BB2? सर वाले लोग को दिया है। तो BB शायद नहीं होगा, चेक कर लेना एक बार, चेक कर लेना एक बार। कर दूं ये रेज हो गया? सर कल तो वीकली ये टेस्ट हमारा ही है याद ना? रखने वाला पार्ट है, लॉन्गेस्ट और हाँ वीकली है बेटा। कर दूं ये रेज? चलो क्वेश्चन कर लेते हैं जल्दी से, टाइम बहुत खराब हो गया है। क्वेश्चन लिखना। द वेवलेंथ for a particular transition in height 91.2 nm. Calculate the wavelength for helium ion for same transition. ठीक है, हमें ट्रांजिशन का नहीं बता रखा है, वो हम इजीली पता लगाएंगे कैसे, वो मैं अभी आपको बताऊं। ठीक है, और वही सेम ट्रांजिशन हमें हीलियम में यूज करनी है। बच्चों आवाज आ रही है ना? यस सर। हेलो, क्वेश्चन क्वेश्चन समझो। हमें से जो एक पर्टिकुलर ट्रांजिशन में एमिट हो रही है, कितनी है वो? 91.2 nm। उसी ट्रांजिशन में हमें हीलियम की वेवलेंथ कैलकुलेट करनी। ठीक है, तो मैं देखो यहाँ पर लिख रहा हूँ, हाइड्रोजन एटम के लिए कैसे निकालेंगे? हमने कहाँ से कहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है? N2 से N1। N2 मतलब हायर शेल, N1 मतलब लोअर शेल। He प्लस में भी वही होगा, N2 से N1 वही होगा ना। रेडबर्ग फॉर्मूला लगाते यस हैं, सर यहाँ पर लेमडा ऑफ एच दे रखे 91.2 nm, यहाँ पर लेमडा ऑफ He प्लस हमें निकालनी। क्लियर? यस समझे? यहाँ तक तो समझ गए? यस सर। रेडबर्ग फॉर्मूला लगाओ 1/λh। यहाँ पर मैं h लिख रहा हूँ क्योंकि ये हाइड्रोजन की वेवलेंथ है। r z का स्क्वायर मतलब 1 का स्क्वायर, 1/n1 स्क्वायर माइनस 1/n2 स्क्वायर, क्योंकि ये ट्रांजिशन हमको दिया नहीं है तो ऐसा का ऐसा लिख दूंगा। क्लियर? यस सर सेम यहाँ पर भी होगा 1/λ He प्लस ये क्या होगा? R2 का स्क्वायर, क्योंकि Z क्या है H के लिए 2,
1/n1 स्क्वायर माइनस N1 1/n2 square. स्क्वायर। अब बताओ क्या ये दोनों के लिए सेम है? ट्रांजिशन सेम है ना दोनों के लिए? बोलो। हाँ सर, ट्रांजिशन यस सर। यस सर। दोनों इक्वेट कर दूं मैं, इक्वल कर दूं दोनों को? इक्वल नहीं करता हूँ मैं, क्या करता हूँ, इसको तो इक्वेशन 1 मान लेता हूँ, इसको 2 मान लेता हूँ, दोनों को मैं डिवाइड कर देता हूँ, 2 में से डिवाइड कर रहा हूँ मैं 1 को। क्लियर? या फिर 1 में से 2 करता हूँ पहले। 1 डिवाइड बाई 2। जैसे ही 1 डिवाइड बाई 2 करूंगा, लेमडा एच प्लस ऊपर आ जाएगा, लेमडा एच नीचे आ जाएगा। हाँ सर। क्लियर है ना? ये वाली चीज इससे कट गई क्योंकि ये तो इक्वल था, दोनों की सेम ट्रांजिशन यूज करनी। क्लियर यस। है ना? ये यहाँ पर आएगा आर, हाँ सर। R1 का स्क्वायर मतलब R ओनली, और यहाँ पर आएगा 4R। बोलो क्लियर है? यस सर। है ना? तो ये हमें दे रखा है, कितना है 91.2। इसको मैं इधर ले जाता हूँ, R की वैल्यू आपको पता ही है, R भी तो कट हो गया बेटा, R भी कट हो जाएगा। यस सर, वही मैं R सोच रहा था, आपने हाँ कट क्यों सर। नहीं किया? हाँ, लेमडा एच प्लस निकल जाएगा कैसे, 91.2/4 करके। क्लियर? ये आ यस सर। जाएगा शायद 22 पॉइंट समथिंग नैनोमीटर में आंसर आएगा। सर इसको सेंटीमीटर या मीटर में कन्वर्ट नहीं करना है? बेटा ऑप्शंस के ऊपर है वो तो, ओके। आपकी मर्जी से ना, आपका जो ऑप्शन दिया हुआ है उसका अकॉर्डिंग करना। ओके। क्लियर ना? हाँ। आगे क्वेश्चन समझ में अच्छा था ना क्वेश्चन? हाँ सर। ऐसे ही क्वेश्चन आने वाले हैं, तो ध्यान रखना, रिवीजन करना, एक्सरसाइज करना, तब कल का पेपर देना। ऐसे ही बिना रिवीजन के मत जाना, वरना ये बहुत टफ क्वेश्चन लगेंगे आपको अगर रिवीजन नहीं किया। कर दूं इरेज? हो गया सभी से? हाँ सर। यस सर। ये एग्जैक्ट वैल्यू निकाल लेना बेटा, मैं लिख नहीं रहा हूँ। कर दूं इरेज? नेक्स्ट यस क्वेश्चन। सर। सर एक सेकंड सर। हो गया सर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। What transition in hydrogen atom would have the same wavelength? अब यहाँ पर वेवलेंथ सेम लिख दी है, GTH as n equal to 4 to n equal to 2 in He plus ion। अब वो इतना डेटा भी कई बार नहीं देता है, उसने डायरेक्ट लिख दिया n equal to 4 to n equal to 2। इसकी जगह वो ये भी लिख सकता था सेकंड लाइन ऑफ बामर, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना आपको। क्लियर? ये तो मैंने इजीली लिख दिया n equal to 4 to n equal to 2, मतलब n2 की वैल्यू 4 है, n1 की वैल्यू 2 है। ठीक है, तो इसमें कंफ्यूज मत होना है, वो सेकंड लाइन ऑफ बामर भी लिख सकता है क्वेश्चन। क्लियर? यस सर। अब देखो क्या बोल रहा है, वो ट्रांजिशन इन हाइड्रोजन एटम वुड हैव द सेम वेवलेंथ एज n equal to 4 to n equal to 2। यहाँ पे भी हमें हाइड्रोजन और हीलियम के लिए रेडबर्ग फॉर्मूला लगाना पड़ेगा। लगाएं? देखो हाइड्रोजन में हमें ट्रांजिशन नहीं बताई है उसने, ट्रांजिशन क्या होगी, n2 से n1 होगी। क्लियर? n2 और n1 की वैल्यू हमें निकालनी है फॉर हाइड्रोजन। हीलियम की तो बता दी है हमें, n2 की वैल्यू क्या है 4 और n1 की वैल्यू क्या है 2। क्लियर? यहाँ तक तो क्लियर है सभी? यस यस सर। सर। हाइड्रोजन के लिए Z की वैल्यू 1, हीलियम के लिए Z की वैल्यू 2, रेडबर्ग फॉर्मूला लगाओ,
1/λh इक्वल टू R1 का स्क्वायर 1/N1 का स्क्वायर जो निकालना है इक्वल -1/N2 का स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है ना? Yes. 1/λh प्लस इक्वल टू R इंटू 2 का स्क्वायर मतलब 4 1/4 का सॉरी 2 का स्क्वायर मतलब 4 -1/4 का स्क्वायर मतलब 16। क्लियर यस है? सर। अब हमें बोल रहा है कि सेम वेवलेंथ का मतलब ये इक्वल है किसके, इसके। यस सर। क्लियर है? हाँ मतलब ये पूरी वैल्यू इक्वल हो जाएगी इस पूरी वैल्यू के। हाँ सर। क्लियर है ना? मतलब मैं इस इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 के इक्वल कर सकता हूँ। बोलो Yes, Yes, sir. यस sir. बोलो सर। ना। तो R1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर इक्वल टू 4 को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर रहा हूँ बेटा, है ना। 4 को जैसे ही मैंने अंदर मल्टीप्लाई किया ये हो जाएगा 1 और 1/4 कर सकता हूँ हाँ ये सर सब। कर सकते हैं। इससे ये काट दूं। हाँ Yes, sir. N1 कंपेयर करो, अब कंपेयर करो। N1 की वैल्यू आपको दिख रही है क्या? 1 है। यस सर। यहाँ पे कंपेयर करो इसको, ये 1 का स्क्वायर। N2 क्या दिख रहा है फिर? N2 यहाँ पर कंपेयर करो, क्या दिख रहा है N2? 2। समझे? इसमें बेटा कैलकुलेशन थोड़ा दिमाग लगा के करनी होगी, नहीं तो तुम ज्यादा मैथमेटिक्स लगाने लग जाओगे तो फिर दिक्कत हो जाएगी। 15-15 20-20 मिनट तक आंसर नहीं। क्लियर? ओके सर। समझे ना? हाँ सर समझे। नोट करो। सर आपने जो नीचे है ना वो सीधा कैसे ले लिया? बेटा कंपेयर करो ना इसको। 1/N1 का स्क्वायर, यहाँ पे 1 स्क्वायर है ना, तो N1 स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर होगा ना, तो N1 की वैल्यू 1 आ जाएगी। पर वैसे यहाँ पे डिफरेंट नहीं हो N2 का सकता क्या स्क्वायर, सर? N2 की वैल्यू क्या आ जाएगी? क्या डिफरेंट नहीं हो सकता क्या? डिफरेंट कैसे होगा बेटा? कंपेयर करना है ना, मैं एक इक्वेशन से दो अननोन पता लगा सकते हैं क्या हम? पर सर ये जो एक ही इक्वेशन से इक्वेशन दो है अननोन तो पता फिर लगा देंगे क्या? पर मैं इस इक्वेशन जो जैसे मतलब 5 - 2 = 3 और फिर मैं 6 - 3 किया तो फिर इक्वल्स टू 3 दोनों का सेम है तो फिर पर तो मैं इक्वल्स टू करता तो मतलब ये नहीं हो जाता कि 6 = 5 ऐसा नहीं होता ना सर? वहाँ वेरिएबल्स नहीं है ना, ये वेरिएबल्स के साथ अरे होता है बेटा केस। जब एक साइड वेरिएबल होता है तो दूसरे आप साइड के कितनी साथ भी कंपेयर पीएनसी कर लगा लो, सकते हैं। कितनी भी पीएनसी लगा लो, आप निकाल ही नहीं पाओगे N1 स्क्वायर और N2 स्क्वायर की वैल्यू। ठीक है सर। कितनी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन लगा लो, नहीं निकाल पाओगे। सर एक तो ही हमें तरीका है, उसका वैल्यू इक्वल अज्यूम कर दो करना है इनको, थोड़ा सा। कंपेयर कर दो। अज्यूम नहीं करना है बेटा, सिंपल तो है। 1/N1 स्क्वायर -1/N2 स्क्वायर इक्वल टू 1/1 का स्क्वायर -1/4 का स्क्वायर दे रखा है ना, 2 का स्क्वायर सॉरी। तो ये N1 की वैल्यू 1 दिख रही है, N2 की वैल्यू 2 दिख रही है। सिंपल तो है। इतना ज्यादा मैथमेटिक्स यूज नहीं करनी है बेटा, केमिस्ट्री है ये। ठीक है? हेलो यस सर। हेलो बेटा बोलते रहा करो, थोड़ी सी हार्ट बीट तेज हो जाती है।
हो गया सर थोड़ा ऊपर कीजिए ना, गर्ल्स क्वेश्चन नहीं दिख रहा है। गर्ल्स गर्ल्स चली गई हैं क्या सारी? यस सर। यही तो हो तो बोलो ना। समझ आया क्वेश्चन? यस सर। चलो लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर क्लास एंड हो जाएगी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन है फाइंड द क्वांटम नंबर। क्वांटम नंबर अभी पढ़े नहीं है हमने, फिर भी मैं बता दूंगा आपको होगा क्या। एन एन की वैल्यू मतलब हमें शेल्स ही बताने हैं, ज्यादा कुछ नहीं। क्वांटम नंबर द excited state of He plus ion if transition। ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से लिखना और ध्यान से पढ़ना। To the ground that ion emits 2 photons in succession with 108.5 and 30.4 nm। बहुत अच्छा क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना। सर एक बार क्वेश्चन पढ़ सकते हैं क्या? मतलब बीच में कुछ वर्ड समझ नहीं आ रहे इसीलिए। Find the quantum number n, the excited state of helium ion if 1 है ये 1 ओके ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट ऑन ही है वो 1 नहीं ऑन ट्रांजिशन ग्राउंड स्टेट ion in succession with wavelength 108.5 and 30.4 nm। क्लियर? ओके अब सर। देखो इस क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना, क्लास के जाने के बाद भी अच्छे से ध्यान देना इस क्वेश्चन पे, काफी अच्छा क्वेश्चन है। देखो क्या बोल रहा है वो, कोई भी एक एक्साइटेड स्टेट है, मान लो एन, ये एंड है ना, और ये वो N1 पे आ रहा है, और N1 क्या है हमारी ग्राउंड स्टेट है हीलियम की, हीलियम आयन की ग्राउंड स्टेट 1 नहीं होगी। N2 से N1 आ रहा है, लेकिन जब वो आ रहा था तो उसने 2 फोटोन एमिट किए। 2 फोटोन कब एमिट करेगा? जब वो 2 वेवलेंथ एमिट करेगा। 2 वेवलेंथ कब एमिट करेगा? मतलब वो बीच में कहीं रुका होगा। कहाँ रुका होगा? कोई भी n इक्वल टू एन एक्स लिख देता हूँ। तो पहली बार जब वो रुका तो उसने पहला फोटोन एमिट किया, कितना? 108.5 nm। फिर यहाँ से वो एन एक्स से जब वो निकला N1 पे आने के लिए, तो उसने दूसरा फोटोन एमिट किया 30.4 nm। समझे क्या है क्वेश्चन? यस सर। बोलो, है ना? उसने 2 फोटोन एमिट किए। मैंने बोला था ना कि उसकी मर्जी है, वो रुक रुक के भी आ सकता है। मैंने अभी तुम्हारा एग्जाम्पल बताया था, तुम लोनावला गए और में रुक गए, पनवेल से फिर बोरीवली, राइट? तो वो रुक रुक के आ रहा यस है। N2 से वो डायरेक्ट N1 में नहीं आया, वो पहले NX पे रुक गया और उसने खर्च कर दिया 108, और दूसरा फोटोन उसने कब खर्च किया? 30.4 nm। बोलो क्लियर है? तो सर फिर हम लोग को nx फाइंड करने का। बोलो क्लियर है?
तो हमें n2 फाइंड करना है कि वो कौन सी एक्साइटेड स्टेट से आ रहा है n1 में। ठीक है, तो हम डायरेक्ट तो फाइंड नहीं कर सकते इनकी ट्रांजिशन लगा के। हम कैसे फाइंड करेंगे, पहले nx फाइंड करेंगे। कैसे करेंगे देखो, मैं पहले मान रहा हूँ n1 हमारे लिए क्या हो गया है 1 और n2 क्या हो गया हमारे लिए nx हो गया 1 अपॉन लेमडा। लेमडा कितनी दे रखी है पहले वाली ट्रांजिशन में 30.4। क्लियर। आर हीलियम के लिए z क्या होगा 2 का स्क्वायर मतलब इंटू 4। 1 अपॉन 1 का स्क्वायर n1 तो 1 ही है माइनस 1 अपॉन एन एक्स का स्क्वायर। क्या मैं यहाँ से एन एक्स का स्क्वायर निकाल सकता हूँ? हाँ सर निकाल क्योंकि सकते एक ही हैं। अननोन है। इसकी वैल्यू क्या लेंगे 10 टू द पावर 5 भी ले सकते हैं और 10977 भी ले सकते हैं। ठीक है, 10977 में हमारी एग्जैक्ट वैल्यू आएगी, 10 टू द पावर में थोड़ी इधर उधर की वैल्यू आएगी। तो जब ये फाइंड करोगे ना आप तो nx आएगा आपका 2। क्या आएगा nx 2 में कैलकुलेशन नहीं बढ़ा रहा हूँ, टाइम होने वाला है। तो nx आएगा 2। क्लियर, बोलो क्लियर है। अब ये Yes, sir. Yes, sir. सेकंड ट्रांजिशन के लिए nx क्या हो गया n1 हो गया। n1 अब क्या लेंगे हम 2, है ना। अब ये वाली ट्रांजिशन के लिए निकालना है हमें, ये वाली के लिए देख रहे हो। अब वो n2 से nx में आ रहा है, n2 से nx में आ रहा है और nx हमें पता चल गया कि ये क्या है 2। क्लियर है। Yes, sir. बोलो Yes, sir. है ना। यस सर। n2 हमें फाइंड करना है तो वापस से हम रेडबर्ग फॉर्मूला लगाएंगे। क्या होगा रेडबर्ग 1 अपॉन अब वेवलेंथ कौन सी लेंगे जो सेकंड ट्रांजिशन में एमिट हो रही 108.5 nm. थी 108.5 इंटू r इंटू 4। 1 अपॉन 2 का स्क्वायर मतलब 4 माइनस 1 अपॉन n2 का स्क्वायर। क्या यहाँ से n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं हम? बोलो। यस सर। n2 की वैल्यू निकाल सकते हैं ना, और n2 आएगा यहाँ से हमारा 5। वो जो क्वांटम नंबर हमसे पूछ रहा था उसका आंसर क्या है 5। अच्छा था ना क्वेश्चन। सर मेरे को एक बात पूछनी है। बोलो हमें जो वेवलेंथ दिया है वो नैनो बेटा, 1 मिनट रुक जाओ, 1 नैनोमीटर। मिनट रुक जाओ। हाँ 1 मिनट रुक जाओ, एक टॉपिक और बच रहा है वो और पढ़ लो क्योंकि वो कल के एग्जाम में आएगा, फिर सारे डाउट हम नेक्स्ट क्लास में कर लेंगे। ठीक है, ये n2 n1 की वैल्यू नैनोमीटर में कैसे ले रहे हो? ये कोई वेवलेंथ तो ना, ये तो नंबर ऑफ सेल है ना। नहीं सर वो नहीं बोल रहा, हमें जो वेवलेंथ दिया है फोटोन हेलो। की वो नैनोमीटर्स में दिया है और फिर यहाँ रेडबर्ग्स कांस्टेंट जो है वो सेंटीमीटर इनवर्स में। तो सर यूनिट का कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगा? हाँ तो इसको हमें इसको यूनिट फिर चेंज करना हाँ पड़ेगा ना? यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। हाँ यूनिट ओके में सर। कन्वर्ट करना। ठीक है, ये 2-3 फॉर्मूले बिना देखे मत जाना क्योंकि ये एग्जाम में आएंगे। पहला जो बच्चे स्पेक्ट्रल लाइन, टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल का फॉर्मूला n2 माइनस n प्लस 1 डिवाइड बाई 2। इसका क्या मतलब है, जैसे मान लो n2 दे रखा है हमारा 5, n1 दे रखा है हमारा 1 या n1 दे रखा है हमारा 2 बामर सीरीज के लिए। तो टोटल नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कैसे निकालेंगे 5 माइनस 2 5 2 प्लस 1 अपॉन 2 इक्वल टू कितना हो जाएगा 6। अब ये 6 लाइन कौन सी है ये समझना। ये n इक्वल टू 4 हो गया, ये n इक्वल टू 3 हो गया। अब कितनी वेवलेंथ वो मैक्सिमम जनरेट कर सकते हैं जब वो 5 से या तो डायरेक्ट 2 में आ जाए, 5 से वो 3 में आए और 5 से वो 4 में आए। अगर वो 5 से 3 में आया होगा तो 3 से वो 2 में भी आएगा, 5 से 4 में आया होगा तो 4 से वो
2 में भी आएगा, है ना, और 4 से वो 3 में भी आ सकते हैं। कितनी लाइनें हो गई? टोटल 6 हो गई ना, यस सर। है ना। मैं क्या बोल रहा हूँ, मैंने बताया था कि इलेक्ट्रॉन को ऊपर भेजना हमारे ऊपर है, यहाँ था n=5, हमें उसको लाना है n=2 में। तो कितनी पॉसिबिलिटीज है कि वो कितनी लाइंस जनरेट कर सकता है? n=3 भी रहेगा, n=4 भी रहेगा। अब यहाँ पे PNC नहीं लगानी है, हमें डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है। n=5 से वो 2 में आ सकता है डायरेक्ट, n से वो 3 में भी आ सकता है, n से वो 4 में भी आ सकता है, ठीक है। 4 वाला डायरेक्ट 2 में भी आ सकता है जो 4 पे आया था, और 4 वाला 3 में भी आ सकता है, 3 वाला डायरेक्ट 2 में भी आ सकता है। इसके अलावा तो और कोई स्पेक्ट्रल लाइन नहीं बनेगी ना। यस सर। तो यस टोटल स्पेक्ट्रल लाइन का फॉर्मूला क्या हो जाएगा? n2 - n1 इंटू n2 - n1 + 1/2। बोलो समझ आया? 5 मिनट और लूंगा यस बेटा, सर। जल्दी जल्दी Yes, sir. स्क्रीनशॉट लो, स्क्रीनशॉट लो। ले लिया। लिया? यस सर। नेक्स्ट फॉर्मूला है लाइंस ऑफ अ स्पेसिफिक सीरीज। किसी स्पेसिफिक सीरीज की लाइंस पूछ रहा है वो, तो उसका फॉर्मूला आएगा n2 माइनस ग्राउंड स्टेट ऑफ दैट सीरीज। n2 माइनस ग्राउंड स्टेट दे दिया, n1 की वैल्यू 2 दे दी। ये कौन सी सीरीज है? बामर। बामर सीरीज। बामर सीरीज के लिए वो बोल रहा है कि आप लाइंस बताओ, कितनी लाइन बामर सीरीज में। देखो बामर सीरीज के लिए n2 कितना दे रखा है? 5 माइनस ग्राउंड स्टेट उसकी क्या है? 2। तो कितनी सीरीज बनेगी? 3। देखो इस वाले ट्रांजिशन, यही ट्रांजिशन था ना, हाँ सर ये यही वाला। था। तो 2 पे कितनी लाइंस आ रही है? 3 ही आ रही है ना, एक तो ये, एक ये, और एक ये। तो वो पूछ रहा है कि n=2 पर कितनी लाइंस आएगी, तो 3 आ रही है। अगर वो पूछे कि मुझे बताओ कि पाश्चान सीरीज में कितनी लाइंस आएगी, तो पाश्चान सीरीज का क्या आंसर होगा? 2। ये 2 लाइन आएगी, एक ये और एक ये। वो पूछेगा ब्रैकेट सीरीज के लिए कितनी लाइन आएगी, तो ब्रैकेट सीरीज के लिए तो एक सिंपल सा फॉर्मूला है n2 माइनस स्टेट। ब्रैकेट के लिए ग्राउंड स्टेट क्या होगी? फॉर ब्रैकेट ग्राउंड स्टेट होगी 4, होगी ना 4। तो n2 ब्रैकेट के लिए कितनी लाइन आएगी? 5 माइनस 4, एक ही लाइन आएगी। कौन सी लाइन थी? ये वाली लाइन थी, ये वाली। दिख रहा है? यस सर। Yes, बोलो। sir. नोट कर लो, ये लास्ट फॉर्मूला था। ये हमारी जो हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम में कंप्लीट हो गया है। नेक्स्ट क्लास से हम आगे पढ़ेंगे बोहर की लिमिटेशन, हाइजेनबर्ग, डी ब्रोगली वगैरह नेक्स्ट क्लास में, ठीक है। यस सर। यस सर, हो गया नोट कर लो जल्दी। Sir, done. इसके नोट्स में क्लास में ग्रुप पे भेजूंगा, तो वहां से जिसने नोट नहीं किया देख लेना। चलो नेक्स्ट क्लास में ओके सर। मिलते हैं, थैंक यू सर। बाय सर। थैंक यू सर। ठीक है। थैंक यू बाय सर। हैव अ Bye, नाइस sir. इवनिंग। Bye, sir. बाय।